तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंसेस। मीनिंग बच्चों जो हमने 4 टाइप्स की कंडक्टेंस टर्म्स पढ़ी अभी तक, कंडक्टेंस जी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड ओनली कंडक्टिविटी कापा। तो बच्चों इन चारों कंडक्टेंस टर्म्स जो हमने पढ़ी, इन पर किन किन फैक्टर्स का इफेक्ट होता है, मीनिंग किन किन फैक्टर्स को चेंज करने पर ये चेंज होती हैं। तो उनमें से फर्स्ट फैक्टर हम पढ़ेंगे बच्चों जो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीनिंग बच्चों जो हम एसिड बेस या सॉल्ट यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में, उसका खुद का नेचर क्या है। अब बच्चों यहां नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग है कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन ज्यादा होगी या वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन ज्यादा होगी। तो बच्चों सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका डिसोसिएशन या आयनाइजेशन इनटू देयर आयंस 100% होता है, मीनिंग जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा 100% होती है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो डिसोसिएट इनटू देयर आयंस बहुत कम होते हैं या पार्शली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, मीनिंग इनके लिए जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू देयर आयंस होती है वो मच लेसर देन 100% होती है। तो बच्चों हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन 100% होने की वजह से टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इन कंपैरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा होंगे। और बच्चों सबको पता है जितने टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन ज्यादा होंगे उतने चार्ज कैरियर्स ज्यादा होंगे, और चार्ज कैरियर्स ज्यादा होंगे तो वो उतना इजीली करंट फ्लो कर पाएंगे। मीनिंग कंडक्टेंस जो होगी हर टाइप की जो हमने पढ़ी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन की वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होती है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन में 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टेंस कोई सी का भी कंपैरिजन करवाए तो उसमें सबसे पहले आप चेक करेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब बच्चों सबको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड सॉल्ट्स, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस होते हैं। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, ड्यू टू 100% डिसोसिएशन इनटू देयर आयंस टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर मच ग्रेटर देन द वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए उनकी कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होती है। अब बच्चों इसी को मैं आपको एक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछूं तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं HCl एंड एसिडिक एसिड, इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन में से किसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो बच्चों अभी हमने बोला जब भी 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन हो तो सबसे पहले आप चेक करेंगे उनमें से कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो बच्चों आप देखेंगे तो HCl सबको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जबकि एसिडिक एसिड वीक एसिड होता है। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड मीनिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए इसके एक्वस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस एसिडिक एसिड से ज्यादा होगी। तो बच्चों आपको क्लियर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन भी वो किस तरह से पूछेगा। तो हमने बोला ये एक फैक्टर। अब सेकंड फैक्टर वो है इंटर आयनिक अट्रैक्शंस, मीनिंग जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया, जैसे सपोज अगर मैं आपसे बोलूं HCl सॉल्यूशन है तो बच्चों सबको पता है इसमें H+ और Cl- आयंस होंगे। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि HCl सॉल्यूशन है तो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस, इसका शॉर्ट में हम बोल देते हैं AA। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, आगे कहीं भी लिखा हो AA तो इसका मीनिंग है इंटर आयनिक अट्रैक्शंस। तो बच्चों अगर आयंस के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुआ अगर, तो आप खुद सोचिए बच्चों, अगर आयंस के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुआ तो आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, मीनिंग वो इजीली फ्लो इन द सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। मीनिंग
उनकी वेलोसिटी या स्पीड, जिसको यहां हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो बच्चों जितना इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना आयंस की मोबिलिटी कम होगी, बिकॉज वो आयंस इजीली मूव नहीं कर सकते या फ्लो नहीं कर सकते हैं। तो आयंस की मोबिलिटी कम हुई तो सबको पता है बच्चों, आयंस की वेलोसिटी या स्पीड या मोबिलिटी कम हुई तो फिर वो इजीली करंट कैरी नहीं कर पाएंगे, और बच्चों इजीली करंट कैरी नहीं कर पाएंगे तो ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस नहीं होगा, मीनिंग करंट इजीली फ्लो नहीं होगी तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन भी कम हो जाएगी। तो बच्चों इंटर आयनिक अट्रैक्शन जितना ज्यादा होता है उतना कंडक्टेंस कम हो जाती है। तो ये सबको क्लियर है बच्चों। सेकंड फैक्टर इंटर आयनिक अट्रैक्शन जितना ज्यादा होता है उतनी कंडक्टेंस कम हो जाती है। अब बच्चों थर्ड फैक्टर इसी तरह से हम बोले वो है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब विस्कोसिटी सबको पता है बच्चों, किसी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जो लिक्विड फ्लो को अपोज करती है, मीनिंग कोई भी लिक्विड जितना ज्यादा विस्कस हुआ उसमें उसका फ्लो इजीली नहीं होगा। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं किसी लिक्विड या सॉल्वेंट की विस्कोसिटी जितनी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस उसमें इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज लिक्विड खुद फ्लो नहीं करेगा तो आयंस भी इजीली उसमें फ्लो नहीं करेंगे, और आयंस इजीली फ्लो नहीं करने का मीनिंग है उनकी वेलोसिटी या स्पीड या मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो बच्चों विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट जितनी ज्यादा होती है उतनी मोबिलिटी ऑफ आयंस कम होती है, और बच्चों पता है हमें मोबिलिटी ऑफ आयंस कम होगी तो आयंस इजीली फ्लो नहीं करेंगे तो करंट भी इजीली फ्लो नहीं होगी, मीनिंग कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। मीनिंग बच्चों किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोर विस्कस सॉल्वेंट में कंडक्टेंस कम होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन ही बोलूं बच्चों इसका कि हमने बोला एक बार हमने HCl को इन वाटर डिसॉल्व किया, सेकेंड टाइम सेपरेटली हमने उसको इन ग्लिसरीन डिसॉल्व किया, मीनिंग बच्चों हमने इलेक्ट्रोलाइट सेम रखा HCl बट उसको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व किया, एक बार वाटर में दूसरी बार ग्लिसरीन में। तो बच्चों इन वाटर उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी या ग्लिसरीन में? तो बच्चों वाटर में कंडक्टेंस ज्यादा होगी, ग्लिसरीन में कम होगी। और ग्लिसरीन में कम क्यों होगी बच्चों? सबको पता है बिकॉज ग्लिसरीन इज मोर विस्कस, और मोर विस्कस तो उसमें कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। थर्ड फैक्टर विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब बच्चों जो फोर्थ फैक्टर है ये तो हम स्टार्टिंग में डिफरेंसेस इन बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स पढ़ चुके हैं। अब ये जो है टेम्परेचर, तो बच्चों टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो बच्चों ऑब्वियस है उसके आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और बच्चों आयंस की काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो बच्चों अगर बिफोर इंक्रीज इन टेम्परेचर सपोज मैं अज्यूम करूं आयंस पास पास थे, तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने पर आयंस पास पास रहेंगे या दूर जाएंगे? तो ऑब्वियस है दूर जाएंगे बिकॉज उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और बच्चों आयंस दूर दूर जाएंगे मूवमेंट की वजह से, तो बच्चों इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस बढ़ती है तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होता है। और हमने पढ़ा है बच्चों इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होगा तो मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगी, और मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा। 4 फैक्टर्स, और भी फैक्टर्स हैं हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो बच्चों अब हमारा 5th फैक्टर है हाइड्रेशन ऑफ आयंस। अब हाइड्रेशन ऑफ आयंस का मैं आपसे बच्चों सिंपली मीनिंग बोलूं तो किसी आयन से वाटर मॉलिक्यूल्स का एसोसिएट होना, मीनिंग जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उस आयन से एसोसिएट होंगे उतना ही हम बोलेंगे उसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ। तो सिंपली बच्चों इसका मीनिंग है द एसोसिएशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स विद आयंस, उसको हम बोलते हैं उन आयंस का हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन में जितना ज्यादा होगा उतने वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा एसोसिएट होंगे। तो बच्चों हमें सबको पता है कि अगर किसी आयन का हाइड्रेशन ज्यादा होगा
तो उससे वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा अटैच्ड होंगे, तो बच्चों उसका साइज जो है इफेक्टिव आफ्टर हाइड्रेशन जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। मीनिंग जितना हाइड्रेशन ज्यादा होता है उतना आयन की इफेक्टिव साइज मीनिंग आफ्टर हाइड्रेशन बड़ी होती जाती है। और बच्चों ऑब्वियस है जितना आयन बड़ा होता जाएगा उसकी वेलोसिटी या स्पीड या मोबिलिटी कम होती जाएगी, बिकॉज जितना बड़ा आयन उतनी वेलोसिटी या स्पीड या मोबिलिटी कम। और बच्चों मोबिलिटी ऑफ आयंस अगर कम हुई तो वो इजीली करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, मीनिंग ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस कम हो जाएगा, मीनिंग कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, हाइड्रेशन जिस आयन का जितना ज्यादा होता है उतना उसकी कंडक्टेंस कम होती जाती है। अब बच्चों हमने बोल तो दिया कि हाइड्रेशन जिस आयन का जितना ज्यादा होता है उतना उसकी कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन कम हो जाती है, बट अब हमें पता कैसे चलता है बच्चों कि हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा? तो बच्चों आपने 11th में इनऑर्गेनिक में पढ़ा है कि जिस आयन की एक्चुअल साइज जितनी छोटी होती है उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होता है, मीनिंग हाइड्रेशन इज थियोरेटिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल साइज ऑफ आयन। तो बच्चों हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल साइज ऑफ आयन, हम ये थियोरेटिकली याद सबको है, इनऑर्गेनिक से का कहीं कंसेप्ट है। तो बच्चों जितना आयन एक्चुअल साइज जितना छोटी होगी उतना ही उस आयन का हाइड्रेशन ज्यादा होगा। अब बच्चों एक्चुअल साइज का मीनिंग क्या है? तो ये एक्चुअल साइज का मीनिंग ध्यान रखिएगा बच्चों, हमने यहां साइज में 2 वर्ड्स यूज करे हैं, एक तो हाइड्रेशन के बाद इफेक्टिव साइज ऑफ आयन, जबकि हाइड्रेशन के बिफोर है एक्चुअल साइज। और एक्चुअल साइज ऑफ आयन का मीनिंग होता है इन गैसियस स्टेट। बच्चों आपको ध्यान हो, आप पीरियोडिक टेबल में भी जो एटॉमिक रेडियस यूज करते थे, साइज यूज करते थे, वो सब इन गैसियस स्टेट यूज करते थे। तो बच्चों ये एक्चुअल साइज जितनी छोटी होगी उतना उसका हाइड्रेशन ज्यादा, और हाइड्रेशन ज्यादा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। अब बच्चों इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें ये इसका यूज करना आएगा इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो बच्चों यहां पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं तो ये जो क्वेश्चन ये कंपटीशंस में आ चुका है बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन हमें बोला है ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस ऑफ लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन लिखें। तो बच्चों हमें बताना इन चारों में से कौन से आयन की कंडक्टेंस इन एक्वस सॉल्यूशन ज्यादा होगी। तो बच्चों अब हमें बताना है कंडक्टेंस, और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आयन सबको पता है हाइड्रेशन शो करते हैं। तो हाइड्रेशन के पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि बिफोर हाइड्रेशन या इनमें से सबसे छोटा आयन कौन सा है, तो बच्चों ये देखेंगे आप चारों जो हैं ये सेम ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल के हैं। और आपने पढ़ा है बच्चों सबने कि डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज बढ़ती है, मीनिंग जो एक्चुअल साइज है वो सबसे कम होगी बच्चों लिथियम आयन की, क्योंकि वो सबसे पहले आता है, देन उससे बड़ा होगा सोडियम आयन, देन पोटेशियम आयन, देन सबसे बड़ा होगा रुबिडियम आयन इन गैसियस स्टेट। तो बच्चों एक्चुअल साइज सबसे बड़ी है रुबिडियम आयन की या सबसे छोटी है लिथियम आयन की। और बच्चों सबसे छोटा लिथियम आयन है तो इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, और हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा तो इसकी कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन सबसे कम हो जाएगी, मीनिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस अगर मैं बोलूं यहां बच्चों तो लिथियम आयन सबसे छोटा है, इसलिए यहां पर लिथियम आयन सबसे छोटा होने की वजह से बच्चों इसका हाइड्रेशन मैक्सिमम तो इसकी कंडक्टेंस मिनिमम, मीनिंग लिथियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन सबसे कम कंडक्टेंस शो करेगा। और सोडियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन ज्यादा होगी, देन पोटेशियम आयन की होगी, देन रुबिडियम आयन की। तो बच्चों यहां पर आपने देखा जिसकी साइज छोटी थी उसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ, हाइड्रेशन ज्यादा हुआ तो उसकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी। इसलिए बच्चों रुबिडियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन मैक्सिमम कंडक्टेंस शो करता है इन चारों में से, और लिथियम आयन मिनिमम शो करता है। और उसका रीजन अगर मैं बोलूं बच्चों लिथियम आयन सबसे कम क्यों शो करता है, बिकॉज इसकी स्मॉलर साइज की वजह से इसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है और कंडक्टेंस कम हो जाती है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है क्वेश्चन। अब बच्चों इसमें एक ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक और इसी तरह पर बेस्ड अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों इन
कैटायंस के साथ अगर मैं H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन ले लूं, H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन ले लूं और पूछूं बच्चों इनमें से सब में से H प्लस आयन की कंडक्टेंस कम होगी ज्यादा होगी, तो बच्चों हमें अभी जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि H प्लस आयन तो सबसे छोटा आयन होता है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबको पता है। तो H प्लस आयन सबसे छोटा है तो हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हो जाना चाहिए, हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हो जाना चाहिए तो कंडक्टेंस सबसे कम हो जानी चाहिए। बट बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया इन ऑल द कैटायंस, ये नोट जो मैं बता रहा हूं बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, इन ऑल द कैटायंस द कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन इज मैक्सिमम, मीनिंग H प्लस आयन की कंडक्टेंस सारे कैटायंस में, कोई भी कैटायन हो उसमें सबसे ज्यादा H प्लस आयन की ही कंडक्टेंस होती है। और रीजन बच्चों इसका है इसकी स्मॉलेस्ट साइज ही, और स्मॉलेस्ट साइज की वजह से एक H2O मॉलिक्यूल से दूसरे H2O मॉलिक्यूल में H प्लस आयन का ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है। और बच्चों जितना ट्रांसफर ऑफ H प्लस आयन फास्ट होगा उतना इजीली वो करंट कैरी करेगा, इसलिए इसकी कंडक्टेंस मैक्सिमम होती है। मींस कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज मैक्सिमम ड्यू टू इट्स स्मॉलेस्ट साइज। The transfer of H plus ion from one to another H2O molecule occurs very fast। तो बच्चों ये जो नोट हमने बोला ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, इसको ध्यान रखिएगा, बिकॉज वो क्वेश्चन में कई बार हमें 4 कैटायंस लिख देगा, उनमें एक ऑप्शन में होगा H प्लस आयन और पूछेगा इनमें से मैक्सिमम कंडक्टेंस कौन शो करेगा या मिनिमम कौन शो करेगा। तो बच्चों हम इस तरह से बता सकते हैं। तो हाइड्रेशन ऑफ आयंस जो हमने बोला इसका मीनिंग सबको क्लियर है बच्चों। तो लेकिन आगे मैं पढ़ाने के पहले बोल दूं बच्चों, ये जो हमने हाइड्रेशन ऑफ आयंस पढ़ा ये इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछे तो ही हमें बताना, बिकॉज ज्यादा डिटेल में ये आप पढ़ेंगे इन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं आप, वहां पर कंसेप्ट ज्यादा इसका काम आता है, यहां थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है। तो जो क्वेश्चन पूछता है मैंने आपको बता दिया वो, तो ये क्लियर है बच्चों सबको। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्टर डाइल्यूशन। और बच्चों ये जो फैक्टर मैं पढ़ाने वाला हूं इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज थियोरेटिकली फैक्टर्स पर अगर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है तो वो आता है ऑन डाइल्यूशन, मीनिंग डाइल्यूशन का इफेक्ट ऑन डिफरेंट कंडक्टेंस टर्म्स। अब डाइल्यूशन का मीनिंग होता क्या बच्चों, यहां हम किस तरह से उसको यूज करेंगे वो पहले हम समझते हैं बच्चों। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं इन अ वेसल हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया और उसका वॉल्यूम अभी इतना है, बच्चों वॉल्यूम अभी सॉल्यूशन का इतना है, कोई भी एसिड बेस या सॉल्ट का ये सॉल्यूशन है। अब बच्चों मैं आपसे बोलूं कि इसको हमने डाइल्यूट किया, तो बच्चों डाइल्यूट करने का सबसे सिंपल सा मीनिंग हमारे माइंड में आता है कि हमने उसमें वाटर ऐड किया। तो बच्चों एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन, सबको पता है। तो डाइल्यूट जब हम करेंगे बच्चों इसको, तो सबको दिख रहा है कि डाइल्यूट करने पर मीनिंग वाटर ऐड करने पर सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, मीनिंग बच्चों ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। और बच्चों ऑब्वियस है वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीनिंग मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन वो कम हो जाएगी, बिकॉज मोलैरिटी हमने पढ़ा है मोल बाय वॉल्यूम होती है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगी, और जितने टाइम्स वॉल्यूम बढ़ेगा उतने टाइम्स मोलैरिटी कम हो जाती है, मीनिंग ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस या कंसंट्रेशन या मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑन डाइल्यूशन हमने बोला वॉल्यूम जितने टाइम्स इंक्रीज होता है उतने ही टाइम्स मोलैरिटी डिक्रीज होती है, बिकॉज बच्चों सबको पता है जब हम वाटर ऐड करेंगे तो वाटर सॉल्यूट मीनिंग इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन नहीं करता है, मीनिंग जितने इलेक्ट्रोलाइट के मोल बिफोर डाइल्यूशन थे वही आफ्टर डाइल्यूशन भी रहते हैं, मीनिंग मोल रिमेन कांस्टेंट, इसलिए मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन। तो बच्चों अगर वॉल्यूम डबल कर देते हैं तो मोलैरिटी हाफ हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इस चैप्टर में हम जो डाइल्यूशन का मीनिंग यूज करेंगे तो बच्चों डाइल्यूशन बोले या
कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज बोले, बात एक ही है। तो ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, जहां भी कंसंट्रेशन सेम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज करे और कंडक्टेंस पर इफेक्ट पूछे तो हमें ध्यान आए वो क्वेश्चन होगा डाइल्यूशन का। बट फॉर अ सेम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तो डाइल्यूशन का क्वेश्चन होगा। तो बच्चों में आइडेंटिफिकेशन भी क्लियर है, डाइल्यूशन फैक्टर को हम क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे। तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन ही बोल दूं साथ में बच्चों, हमने बोला कोई इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, अब उसके हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन ली, तो बच्चों हमने NaCl बोला, डिफरेंट कंसंट्रेशंस बोली, बट इलेक्ट्रोलाइट NaCl ही रहा, मीनिंग वो क्वेश्चन होगा डाइल्यूशन का। अब वो क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा डाइल्यूशन के, वो मैं आपसे बोलूं तो बच्चों सबसे पहले वो इफेक्ट पूछता है ऑन कंडक्टेंस, मीनिंग डाइल्यूशन से कंडक्टेंस बढ़ेगी कम होगी या रीजन क्या होगा वो हमें बताना है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑन कंडक्टेंस G, डाइल्यूशन जब हम बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस G की वैल्यू इंक्रीज होती है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, मीनिंग ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस G इंक्रीजेज फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टेंस G इंक्रीजेज। अब बच्चों इसका रीजन क्यों फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टेंस G इंक्रीज होती है, तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस G इंक्रीज होने का जो रीजन होता है वो डिफरेंट होता है। अब कैसे डिफरेंट होता है, तो बच्चों मैं आपसे बोलूं, अगर सपोज हमने इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो बच्चों अगर डाइल्यूशन हमने नहीं किया तो भी सबको पता है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन इनटू देयर आयंस 100% होता है, मीनिंग उनका अल्फा और बिफोर डाइल्यूशन भी 100% होता है। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि हमने इसको डाइल्यूट कर दिया, तो बच्चों बताइए डाइल्यूट करने पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम भी होगी, बट क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा चेंज होगा क्या, तो नहीं होगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड। तो बच्चों ऑन डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम बोले तो अल्फा रिमेन कांस्टेंट, और बच्चों सबको पता है अगर अल्फा कांस्टेंट रहेगा तो ना तो टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन बढ़ेंगे या ना कम होंगे बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन, मीनिंग सो टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट। बट बच्चों ध्यान दीजिएगा, बिफोर डाइल्यूशन अगर मैं आपसे बोलूं आयंस इन अ सॉल्यूशन है तो ये पास पास है। अब बच्चों आप खुद ही सोचिए, अगर मैं इसमें वाटर ऐड करूंगा तो बच्चों वाटर जो है वो इन आयंस के बीच में आएगा, और आयंस के बीच में आएगा तो बच्चों वो इनको दूर दूर भी लेकर जाएगा, और बच्चों आयंस अगर दूर दूर मूव करने लग गए तो बच्चों इनका इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो होगा बच्चों वो पहले के कंपैरेटिवली बढ़ेगा या कम होगा, तो ऑब्वियस है बच्चों जब आयन दूर दूर जाएंगे तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऑन डाइल्यूशन अल्फा रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट, बट आयंस एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, इसका मीनिंग इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। और बच्चों इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस है आयंस इजीली मूव करेंगे, मीनिंग उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, और बच्चों मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगी तो वो इजीली करंट कैरी करेंगे, मीनिंग कंडक्टेंस G बढ़ेगी। तो बच्चों आपने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी कंडक्टेंस G बढ़ती है, और उसका रीजन होगा क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होने की वजह से मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ती है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वाई कंडक्टेंस G इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। अब बच्चों इसकी जैसे ही हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखें, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखेंगे तो बच्चों बिफोर डाइल्यूशन हमने पढ़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन पार्शियल होता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब स्ट्रॉन्ग और वीक में डिफरेंस होगा, स्ट्रॉन्ग में अल्फा पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, बट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम बढ़ता है, उस वजह से अल्फा
इंक्रीज होता है, मीनिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेस। अब ये इंक्रीज हुआ क्यों? तो बच्चों आपको 11th का आयनिक इक्विलिब्रियम का ध्यान हो तो वहां आप चैप्टर पढ़ते थे ऑस्टवल्स डाइल्यूशन लॉ टॉपिक, और ऑस्टवल्स डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग सबको पता है कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी, और ये ऑस्टवल्स डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ऑस्टवल्स डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वी, और बच्चों डाइल्यूशन से V बढ़ेगा, और V बढ़ेगा तो उसका अल्फा भी इंक्रीज होगा। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीज होता है, और बच्चों अल्फा इंक्रीज होने का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन बढ़ेंगे, क्योंकि जितना डिसोसिएशन इनटू आयन ज्यादा हुआ उतना करंट कैरियर्स ज्यादा होते जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस। और बच्चों आप खुद सोचिए, अगर आयंस में ज्यादा टूटेगा तो टूटने का मीनिंग है या ब्रेक होने का मीनिंग है कि आयंस का अट्रैक्शन कम हुआ तभी तो वो ब्रेक हुआ, मीनिंग यहां पर ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीज होता है, साथ में इंटर आयनिक अट्रैक्शन भी कम होता है, और बच्चों इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होगा तो मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगी, इसी तरह से अल्फा इंक्रीज होगा तो टोटल नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन इंक्रीज होंगे, और टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इंक्रीज होंगे तो बच्चों करंट कैरियर्स ज्यादा होंगे तो करंट इजीली फ्लो होगी, मीनिंग कंडक्टेंस G की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीज होने की वजह से टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इंक्रीज होते हैं, इसलिए कंडक्टेंस G इंक्रीज होती है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, why on dilution conductance G increases for both strong and weak electrolytes। तो बच्चों अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर आपसे बोलूं कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस G इंक्रीजेस, तो सबसे पहले चेक कीजिएगा उसने रीजन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूछा है या वीक इलेक्ट्रोलाइट पूछा है, तो हम ये बता सकते हैं बच्चों उसके लिए। तो ये सबको क्लियर है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी कापा डिक्रीजेज फॉर बोथ strong and weak electrolytes because number of ions per centimeter cube of solution decreases। मीनिंग ये ध्यान रखिएगा बच्चों, कंडक्टिविटी कापा जो होती है वो ऑन डाइल्यूशन डिक्रीज होती है, जबकि हमने इसके जस्ट पहले भी पढ़ा ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस G इंक्रीज होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब इसका रीजन क्यों ऐसा होता है, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो दोनों में कापा डिक्रीज होता है, दोनों का रीजन भी सेम है, नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होते हैं। अब इसको मैं समझा रहा हूं बच्चों एक रफ एग्जांपल से, स्ट्रॉन्ग में क्यों डिक्रीज होते नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब और वीक में क्यों डिक्रीज होते नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बट बच्चों हमने यहां पर बोला रीजन नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। अब ये हमने क्यों बोला, तो इसका रीजन है बच्चों कंडक्टिविटी कापा की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, और हमने बोला था कंडक्टिविटी डेफिनेशन जो होती है, कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट्स द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मीनिंग किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है, मीनिंग जितने नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ज्यादा होंगे उतना कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अब लेकिन यहां डिक्रीज क्यों होते हैं ऑन डाइल्यूशन, तो उसका रीजन मैं समझा रहा हूं बच्चों। सपोज अगर मैं बोलूं कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन है, उसका बिफोर डाइल्यूशन, ध्यान से सुनिए बच्चों, बिफोर डाइल्यूशन वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने अज्यूम किया उसके 100% डिसोसिएशन पर उसके टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन है 10 लाख। तो बच्चों 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 10 लाख आयंस हैं, तो मैं आपसे बोलूं 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, तो बच्चों 100 से डिवाइड कर दें हम, तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे 10,000। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में बिफोर डाइल्यूशन थे 10,000 आयंस, मीनिंग ये जो 10,000 आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब है यही कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
अब हमने बोला इसको हमने डाइल्यूट कर दिया और डाइल्यूट करके इसका वॉल्यूम कर दिया 200, मीनिंग वॉल्यूम डबल कर दिया। तो बच्चों अब मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम डबल करने पर क्या इसके नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे? तो नहीं होंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड। तो बच्चों इसके आफ्टर डाइल्यूशन 200 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में भी 10 लाख आयंस ही रहेंगे। तो बच्चों आफ्टर डाइल्यूशन भी 10 लाख आयंस ही रहे, लेकिन कंडक्टिविटी के लिए तो पर सेंटीमीटर क्यूब आयंस चेक करने पड़ेंगे। तो बच्चों वापस से 1 सेंटीमीटर क्यूब में लाए तो 200 से डिवाइड हो जाएगा और 200 से डिवाइड हो जाएगा तो बच्चों वैल्यू आ जाएगी 5000 आयंस। तो बच्चों आपने यहां देखा 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डाइल्यूशन डिक्रीज हो गए। तो बच्चों ये सबको क्लियर है कि, और बच्चों सबको पता है नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कम होंगे तो कंडक्टिविटी कापा भी कम हो जाएगी। तो बच्चों ये क्लियर है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज होने की वजह से कंडक्टिविटी उनकी कम होती है। अब वीक के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है, रीजन यही है बट एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई है, उसके 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 2 लाख आयंस हैं। अब बच्चों यहां पहली चीज, अभी हमने स्ट्रॉन्ग जब बोला था तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में 10 लाख आयंस बोले थे, जबकि यहां उससे बहुत कम है और बहुत कम होने भी चाहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में, बिकॉज ये डिसोसिएट बहुत कम होते हैं बिफोर डाइल्यूशन, इसलिए इनके 2 लाख आयंस ही है। तो बच्चों कंडक्टिविटी के लिए पर सेंटीमीटर क्यूब आयंस चेक करें तो पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 100 से डिवाइड करने पर 2000 आयंस हो जाएंगे। तो बच्चों ये जो 2000 आयंस हैं बिफोर डाइल्यूशन, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की पर सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। अब मैं आपसे बोलूं बच्चों, इसको हमने डाइल्यूट कर दिया और डाइल्यूट करके इसका वॉल्यूम कर दिया डबल। अब बच्चों यहां वॉल्यूम अगर डबल हुआ तो अल्फा भी इंक्रीज होगा, बट बच्चों क्या वॉल्यूम डबल करने पर अल्फा डबल होगा? तो नहीं होगा, वो √2 टाइम्स बढ़ेगा और √2 की वैल्यू सबको पता है 1.414। बट बच्चों समझाने के लिए मैं रफ एग्जांपल है इसलिए मैं 1.5 टाइम्स एज्यूम कर लूं। तो बच्चों 1.5 टाइम्स अल्फा बढ़ेगा इनिशियल का, तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ आयंस भी 1.5 टाइम्स हो जाएंगे। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब में सपोज 3 लाख आयंस हो गए। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सोल्यूशन यहां बढ़े हैं स्ट्रॉन्ग से डिफरेंट, और उसका रीजन ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। अब बट बच्चों हमें तो कंडक्टिविटी कापा चेक करना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस लाएं तो 200 से डिवाइड कर देंगे 3 लाख को, तो वैल्यू आ जाएगी 1500 आयंस। और बच्चों आप देखोगे तो बिफोर डाइल्यूशन 2000 आयंस थे पर सेंटीमीटर क्यूब, आफ्टर डाइल्यूशन 1500 आयंस रह गए। तो बच्चों यहां भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में डिक्रीज होने की वजह से कंडक्टिविटी कापा डिक्रीज होती है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, चाहे स्ट्रांग हो या वीक हो, दोनों में ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी कापा डिक्रीज होती है। तो ये सबको क्लियर है बच्चों। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो बच्चों इसको समझाने के लिए हम यूज करेंगे इन दोनों की डेफिनेशन। और बच्चों हमने पढ़ा इन दोनों की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कापा इंटू वी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कापा इंटू वी। बट बच्चों हमें यह भी पता है दोनों में जो वी होता है इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। मोलर कंडक्टिविटी में V का मीनिंग होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में V होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। बट बच्चों दोनों में अब मैं आपसे पूछूं, अभी जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कि हमने पढ़ा है बच्चों ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी कापा की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है, और हमने ये भी पढ़ा है ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होता है। तो बच्चों हमें यहां से ये ध्यान समझिएगा, कुछ स्टूडेंट्स को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगता है कि कापा डिक्रीज हुआ, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो नेट इनका मल्टीप्लीकेशन मीनिंग मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी रिमेन कांस्टेंट
मीनिंग सेम रह जानी चाहिए, बट बच्चों ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। ये हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी कापा डिक्रीज होती है, बट जितना कंडक्टिविटी कापा डिक्रीज होती है उसके कंपैरेटिवली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा इंक्रीज होता है। मीनिंग अगर ये 2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, सपोज ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, मीनिंग नेट ज्यादा इंक्रीज हुआ वॉल्यूम में। तो बच्चों कापा इंटू वी से भी देखोगे तो नेट इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मीनिंग बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं, इसी को मैं समराइज करूं तो on dilution molar conductivity increases as well as equivalent conductivity increases। और रीजन बच्चों बिकॉज increase in volume of solution containing 1 mole or 1 gram equivalent of an electrolyte is more than the decrease in conductivity। मीनिंग जितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होता है उसके कंपैरेटिवली कापा कम डिक्रीज होता है, इसलिए नेट मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो बच्चों ये तो हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन 4 कंडक्टेंस टर्म्स डिटेल में विद रीजनिंग। बट बच्चों जब इसका क्वेश्चन पूछेगा तो हमसे इसको एक लाइन में यूज करना आना चाहिए। अब हम एक लाइन में यूज कैसे करेंगे, इसका इन शॉर्ट कंक्लूजन बनाकर। तो बच्चों कंक्लूजन ऑफ डाइल्यूशन अगर हम बनाएं तो हमें पता है बच्चों ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होता है, मोलैरिटी डिक्रीज होती है, तो कंडक्टेंस जी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तीनों इंक्रीज होती हैं, बट कंडक्टिविटी कापा डिक्रीज होती है। तो बच्चों याद रखने के लिए मैं बोलूं जो डिफरेंट है उसका ध्यान रखिए कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी कापा डिक्रीज होती है, बाकी तीनों कंडक्टेंस टर्म्स इंक्रीज होती हैं। तो हमें सब याद रहेगा। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो बच्चों अगर मैं आपको 4 डिफरेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस दे दूं सेम इलेक्ट्रोलाइट के, अब पूछूं किसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो हम इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग उसको एक लाइन में ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों यहां से क्लियर है कि जिसकी मोलैरिटी या कंसंट्रेशन कम होगी उसी की कंडक्टिविटी भी कम होगी, जबकि बाकी तीनों कंडक्टेंस टर्म्स बढ़ेंगी। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, इनको रिवाइज कीजिएगा तो ये आपको ध्यान रहेगा। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। अब बच्चों हम डाइल्यूशन जो हमने पढ़ा उसी की एक और टर्म हम पढ़ेंगे, वो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये टॉपिक हम जो पढ़ने वाले बच्चों, इसको पढ़ने के पहले हमें मीनिंग पता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब बच्चों जो हमने पढ़ा डाइल्यूशन का मीनिंग उसके अकॉर्डिंग, जैसे सपोज मैं आपसे बोलूं बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा कि NaCl एक्वस सॉल्यूशन लिया इन अ वेसल, और बच्चों हमें पता है NaCl जो है ये अपने आयंस में ब्रेक होकर रहेगा। अब मैं आपसे बोलूं इसको हमने डाइल्यूट किया, तो बच्चों हमें सबको पता है डाइल्यूट करने का मीनिंग है हमने इसमें वाटर ऐड किया, और बच्चों जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगी। अब बच्चों डाइल्यूशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मैं सिंपली मीनिंग बोलूं तो बच्चों इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हम वाटर बहुत ज्यादा ऐड कर देते हैं। तो सपोज बच्चों अगर हम इसमें वाटर ऐड कर दें बहुत सारा, तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जब हम वाटर बहुत सारा ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स वेरी 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 हाई। और बच्चों वॉल्यूम जितना बढ़ता जाएगा, हमने पढ़ा मोलैरिटी इन डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मीनिंग अगर वॉल्यूम डबल होगा तो मोलैरिटी हाफ होगी, वॉल्यूम 10 टाइम्स होगा तो मोलैरिटी 1/10 टाइम्स हो जाएगी, वॉल्यूम 1000 टाइम्स होगा तो मोलैरिटी भी 1/1000 टाइम्स हो जाएगी। वॉल्यूम बिकम्स वेरी 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 हाई तो मोलैरिटी बिकम्स वेरी 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 लो। और हम जब वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, मोलैरिटी कम होती जाएगी तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 0। तो बच्चों जब मोलैरिटी कम होती जाएगी तो एक स्टेज ऐसी आती है व्हेन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 0। और
यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज वेरी वेरी हाई को हम बोल देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बच्चों इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोले या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जीरो बोले, बात एक ही है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो बच्चों अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग इसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करें तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज वेरी 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 हाई, सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स जीरो। बट यहां ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हम बोलते हैं कंसंट्रेशन इज जीरो, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बट बच्चों प्रैक्टिकली आप खुद ही सोचिए कि मोलैरिटी, क्या वाटर ऐड कर करके हम कंसंट्रेशन एग्जैक्टली जीरो कर सकते हैं क्या? तो यहां ध्यान रखिएगा बच्चों, हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बिकम जीरो बिकॉज वॉल्यूम हमने इनफाइनाइट बोल दिया और वॉल्यूम का इनवर्स होती है मोलैरिटी, इसलिए वॉल्यूम इनफाइनाइट तो कंसंट्रेशन जीरो। बट बच्चों प्रैक्टिकली ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जीरो ना होकर ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। लेकिन ये ध्यान रखना एक और चीज कि हम बोलेंगे ऑलवेज इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंसंट्रेशन जीरो बिकॉज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। अब ये तो हमने एक मीनिंग बोला बच्चों, वापस से बोल रहे हैं एक बार और कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज वेरी वेरी हाई, सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज जीरो या ऑलमोस्ट जीरो। अब इसी को दूसरी तरह से डिफाइन करें हम, प्रैक्टिकली हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी सॉल्यूशन में इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ गया? तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये आगे भी हमारे काम आएगा जो मैं अब मीनिंग बताने वाला हूं। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि जब हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें अल्फा चेंज नहीं होता है बिकॉज वो ऑलरेडी अपने आयंस में 100% डिसोसिएटेड होते हैं, बट उनका इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होता जाता है। तो बच्चों इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग दूसरी तरह समझाने के लिए मैं बोलूं, जब हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम होता है, और डाइल्यूट करेंगे और इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और डाइल्यूट करेंगे और इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होते होते उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मीनिंग इंटर आयनिक अट्रैक्शन जब जीरो हो जाता है तो हम उसको बोल देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो सिंपली मैं बोलूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द पॉइंट at which inter-ionic attraction becomes zero। और inter-ionic attraction becomes zero का मीनिंग बच्चों आपको सबको समझ में आ रहा है कि अब ये जो NaCl के सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन है इनमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं रहेगा, मीनिंग ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो जाएंगे। और बच्चों आप खुद ही सोचिए, जब ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो गए, इंटर-आयनिक अट्रैक्शन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जीरो हो गया, तो बच्चों इन आयंस का एक दूसरे में कोई अट्रैक्शन नहीं बचेगा, तो ये आयंस फ्रीली मूव करेंगे, और आयंस फ्रीली मूव करेंगे तो इनकी जो वेलोसिटी मीनिंग मोबिलिटी होगी वो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम क्यों होगी? बिकॉज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंटर आयनिक अट्रैक्शन इज जीरो। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंटर आयनिक अट्रैक्शन जीरो होने की वजह से आयंस फ्रीली मूव करते हैं इन द सोल्यूशन, और फ्रीली मूव करने का मतलब जितनी उनकी मोबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ऑब्टेन्ड हो जाती है। और बच्चों आपको सबको पता है जब इनकी मोबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो ये आयंस कंडक्टेंस शो करेंगे, वो भी मैक्सिमम होगी, मीनिंग मोलर कंडक्टिविटी भी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मैक्सिमम हो जाती है। तो बच्चों इसी को मैं अगर दूसरी तरह से डिफाइन करूं, एक तो हमने बोला एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज जीरो, सेकेंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंटर आयनिक अट्रैक्शन इज जीरो। तो बच्चों ये जो सेकेंड पॉइंट है ये ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द पॉइंट एट विच इंटर आयनिक अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू जीरो एंड मोलर कंडक्टिविटी बिकम्स मैक्सिमम, मीनिंग आयंस की
वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से वो कंडक्टेंस भी मैक्सिमम शो करते हैं, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मैक्सिमम हो जाती है। तो बच्चों यहीं से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल की लैंग्वेज का मैं बोलूं तो वो हमसे कई बार क्वेश्चन में बोलता है फाइंड मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू, मीनिंग मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करें। तो बच्चों फिर हमें ध्यान आए मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी बोला उसने तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहा है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो वापस से मैं बोलूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन के टू मीनिंग्स हमने ध्यान रखने, एट विच कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज जीरो, सेकेंड at which interionic attraction is zero and molar conductivity becomes maximum at infinite dilution। तो ये सबको क्लियर है बच्चों। अब जो हमारा टॉपिक है वो आप दोबारा ध्यान से पढ़िए, तो इसमें लिखा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी जो मैक्सिमम हो जाती है वो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिबाई-हकल-ऑन-सैगर इक्वेशन। मीनिंग हमें डिबाई-हकल-ऑन-सैगर इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड करते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये इक्वेशन हमने याद रखनी है बच्चों। ये डिबाई-हकल-ऑन-सैगर 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये छोटी सी इक्वेशन दी, और वो इक्वेशन है लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए रूट सी, या इसी इक्वेशन का दूसरा रिप्रेजेंटेशन लैम्डा एम सी इक्वल्स टू लैम्डा एम जीरो माइनस ए रूट सी। अब बच्चों इसमें जो लैम्डा एम इनफाइनाइट एंड लैम्डा एम जीरो है इनका मीनिंग पता चल रहा है। लैम्डा एम इनफाइनाइट और लैम्डा एम जीरो मीनिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट जीरो कंसंट्रेशन। अब इन्हीं के 2 नेम्स और होते हैं, मीनिंग बच्चों ये ध्यान रखिएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट एंड लैम्डा एम जीरो के 4 नेम्स होते हैं जो न्यूमेरिकल में मिलते हैं। उसमें से हमने 2 बोल दिए, नेम से ही पता चला रिप्रेजेंटेशन से, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या एट जीरो कंसंट्रेशन, या थर्ड मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। और मैक्सिमम क्यों बोला वो हमें पता है बच्चों, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। और बच्चों मैक्सिमम का मीनिंग क्या है, ये किसी इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो मैक्सिमम होगी, मीनिंग वो लिमिट हो जाएगी, उससे ज्यादा वो कभी भी नहीं बढ़ेगी, इसलिए हम इसको बोल देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बच्चों लैम्डा एम इनफाइनाइट लैम्डा एम जीरो के 4 नेम्स हो गए, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या एट जीरो कंसंट्रेशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। और इन्हीं फॉर्मुलेज में लैम्डा एम या लैम्डा एम सी लिखा है। तो बच्चों ये वही मोलर कंडक्टिविटी है जो हम स्टार्टिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मीनिंग मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन सी या गिवन डाइल्यूशन पर, जो हमें पता है बच्चों कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाई मोलैरिटी, जो हमने न्यूमेरिकल में भी यूज की कापा इनटू 1000 बाई मोलैरिटी, ये वही है। और ये जो लिखा है कैपिटल ए बच्चों ये होता है डिबाई-हकल-ऑन-सैगर कांस्टेंट, डिबाई-हकल-ऑन-सैगर कांस्टेंट। अब बच्चों ये जो डिबाई-हकल-ऑन-सैगर कांस्टेंट है इसका एक छोटा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन हमसे कई बार पूछ लेता है, तो हमें पता है इसका मीनिंग क्या है। तो बच्चों ये जो कैपिटल ए है ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मीनिंग जो इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं उसका चार्ज के बेसिस पर किस टाइप का फॉर्मूला है। अगर वो चार्ज के बेसिस पर सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला शो करता है तो उनके लिए ए की वैल्यू भी सेम होगी। तो जैसे मैं आपसे बोलूं बच्चों एग्जांपल CaCl2 एंड MgCl2, तो बच्चों इन दोनों के लिए ए की वैल्यू सेम होगी। और क्यों सेम होगी, बिकॉज आप देखेंगे बच्चों कैल्शियम पर भी चार्ज +2, मैग्नीशियम पर भी चार्ज +2 मीनिंग केटायन का चार्ज 2, एनायन का चार्ज Cl- मीन्स 1, मीन्स दोनों केटायन एनायन के चार्जेस का रेशियो 2:1 मीनिंग दोनों 2:1 टाइप ऑफ फॉर्मूला शो कर रहे हैं, इसलिए इनके ए की वैल्यू सेम होगी। इसी तरह से बोलूं NaCl KCl उनमें 1:1 रेशियो है केटायन एनायन के चार्ज का, इसलिए वो उनके लिए भी ए की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो बच्चों आपसे थियोरेटिकली पूछूं मैं 4 ऑप्शंस पेयर्स देकर
कि इनमें से कौन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ए की वैल्यू सेम है, तो आप बता सकते हैं। तो ये सबको क्लियर है। अब इसमें एक चीज हमने ये बोल दिया कि डिबाई-हैकल ऑन सैगर इक्वेशन की हेल्प से हम ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ला सकते हैं। अब बट ये जो इक्वेशन है ये हम लाए कैसे? तो बच्चों ये डिबाई-हैकल ऑन सैगर इक्वेशन ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड की ये इक्वेशन, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ग्राफ प्लॉट किया। बच्चों ये ग्राफ भी ध्यान से देखिएगा, ये एक्सपेरिमेंटली ग्राफ ऑब्टेन किया उन्होंने, मोलर कंडक्टिविटी एंड रूट सी में ग्राफ प्लॉट करा। मोलर कंडक्टिविटी एंड रूट सी, मोलर कंडक्टिविटी को वाई एक्सिस पर लिया, रूट सी को एक्स एक्सिस पर लिया, और रूट सी है रूट ऑफ कंसंट्रेशन। और बच्चों आप इस ग्राफ में देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, या उल्टा बोलूं राइट टू लेफ्ट अगर मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होती है, तो राइट टू लेफ्ट आने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। और कंसंट्रेशन डिक्रीज होते होते जो ओरिजिन है बच्चों यहां पता है, यहां पर कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। और बच्चों 0 कंसंट्रेशन को ही हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बच्चों ये जो ओरिजिन है इसका ध्यान रखिएगा, ये वो पॉइंट है जहां कंसंट्रेशन 0 हो जाती है या इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है। तो बच्चों हमें इसी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। अब बच्चों यहां पर हेडिंग में लिखा है कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मीनिंग ये जो डिबाई-हैकल ऑन सैगर इक्वेशन है इसका ध्यान रखिएगा बच्चों, इसकी लिमिटेशन की इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मीनिंग ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है वो अब मैं आपको समझाता हूं बच्चों विद द हेल्प ऑफ ग्राफ दिस। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंटली 2 ग्राफ्स ऑब्टेन्ड किए। इन्होंने KCl लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एसिडिक एसिड हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट मीनिंग वीक एसिड है। तो बच्चों इन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया था KCl, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया था एसिडिक एसिड, और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ग्राफ ऑब्टेन किए। तो बच्चों KCl का ग्राफ इस तरह का ऑब्टेन्ड हुआ, एसिडिक एसिड का इस तरह का ऑब्टेन्ड हुआ। इसका रीजन है ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड हुए। और बच्चों इसमें आप यहां पर अब देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर आप जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं मीनिंग राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो दोनों की इंक्रीज होती है, जो हमने पढ़ा है। अब लेकिन इन दोनों ग्राफ में आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये जो दोनों ग्राफ हैं ये 0 कंसंट्रेशन के पहले ही रुक गए। आप ध्यान से देखिए दोनों ग्राफ या कर्व 0 कंसंट्रेशन मीनिंग वाई एक्सिस तक नहीं पहुंचे। ये क्यों नहीं पहुंचे? तो इसका रीजन है बच्चों, मैंने आपको सबसे पहले यहां बोला था कि जब हम वॉल्यूम किसी का बढ़ाते जाते हैं बाय द एडिशन ऑफ वाटर तो कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बट प्रैक्टिकली 0 कभी नहीं हो सकती। बिकॉज आप खुद ही सोचिए NaCl बिफोर डाइल्यूशन था तो मैं कितना भी वाटर ऐड कर दूं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वाटर ऐड कर करके NaCl गायब भी हो जाए, मीनिंग उसके मोल ही ना बचे। और मोलैरिटी 0 का मतलब तो है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बिकम्स 0, तो प्रैक्टिकली 0 हो नहीं सकते मोल ऑफ सॉल्यूट, इसलिए ऑलमोस्ट 0 हम बोलते हैं। तो बच्चों ये ग्राफ यहीं पहले रुक गए, बट यहां प्रॉब्लम हमें फाइंड तो एट 0 कंसंट्रेशन या एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही करना है। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर एक मैथमेटिकल टर्म में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन ऑफ कर्व। और ये जो एक्सट्रापोलेशन ऑफ कर्व होता है इसका मीनिंग होता है, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं बच्चों, एक्सट्रापोलेशन ऑफ कर्व का मीनिंग होता है जो कर्व जैसा है उसको उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा दे। तो बच्चों अगर हम KCl के कर्व को आगे बढ़ाते हैं तो बच्चों इस KCl के कर्व को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे बच्चों ये KCl का जो कर्व है ये वाई एक्सिस को कट कर देगा, जबकि अगर हम एसिडिक एसिड के कर्व को करें, एक्सट्रापोलेशन करें इसका, तो ये
कट नहीं कर रहा या ऑलमोस्ट बिकम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बच्चों ये जो एक्सट्रापोलेशन ऑफ कर्व है, इससे आपने देखा कि वीक एसिड का या वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी वाई एक्सिस तक नहीं पहुंच रही, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वाई एक्सिस तक पहुंच गई। और ये जो वैल्यू आई बच्चों, ये भी मोलर कंडक्टिविटी ही है, लेकिन ये अब कौन से पॉइंट पर है बच्चों? जीरो कंसंट्रेशन या एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बच्चों ये एट जीरो कंसंट्रेशन या इसी को हम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी मोलर कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। तो बच्चों यहां से आपने देखा कि बाय द एक्सट्रापोलेशन ऑफ कर्व वी कैन फाइंड मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी बाय द एक्सट्रापोलेशन ऑफ कर्व फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्लियर है सबको कि दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज ये जो कर्व है इसका हम ये डिबाई-हैकल-ऑन-सैगर इक्वेशन से भी ला सकते हैं। बट बच्चों हमने खाली ध्यान रखना है इस ग्राफ का। अब उसमें आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया था कि उसने बोला था कि बाय द एक्सट्रापोलेशन ऑफ कर्व वी कैन फाइंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। तो बच्चों ये करेक्ट है कि ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कर्व की एक्सट्रापोलेशन से ही हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फाइंड कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, बाकी हम इसमें आगे पढ़ेंगे।